हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स ओनली। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, जो बार बार पूछा जाता है आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में भी, प्रीलिम्स के और आईबीपीएस के भी एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों ही एग्जाम जो हैं आपके अभी रिसेंटली होने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जो कि आरबीआई में पूछा गया है। इससे अगला क्वेश्चन मैं लूँगी जो आईबीपीएस में पूछा जा चुका है। तो देखिए, इन क्वेश्चन को करने का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि क्योंकि ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, तो आप एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद 8 पर्सन्स, अब इन 8 पर्सन्स के नाम पढ़ने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो 8 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब सीधे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो जी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो कहीं पे भी आप शुरुआत कर लीजिए आपकी। तो आर आपका यहाँ बैठा हुआ है और जी जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में है। तो देखिए, लेफ्ट और राइट की गलतियाँ बहुत होंगी ऐसे में, तो पहले ही लगा लीजिए कि क्योंकि ये सेंटर में है तो आप तो यहाँ बैठे हैं ना, इस तरफ बैठे हैं आप, तो इस तरफ बैठे हैं आप, तो इधर जो इंसान बैठा है और सेंटर की तरफ देख रहा है तो बिल्कुल आपकी तरह बैठा है, तो आपका राइट उसका राइट होगा। यानी कि जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वो राइट डायरेक्शन होगी, तो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट होगी। तो ये आप बना लीजिए अगर आपको दिक्कत होती है तो आर यहाँ पे है तो उसके लेफ़्ट में, तो राइट तो ये डायरेक्शन है राइट, तो लेफ़्ट इधर होगी, तो उसके इमीडिएट लेफ़्ट में जो है आपका बैठा है जी। उसके बाद ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड आई, तो जी और आई के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो आई कहाँ कहाँ हो सकता है? तो आई आपका 1 2 3, तो आई आपका यहाँ हो सकता है, या फिर आई आपका 1 2 3 यहाँ हो सकता है। तो अब आप एज्यूम कर लीजिए कोई भी एक जगह, ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, एक तो पक्का ठीक होगी। अब ये आपकी किस्मत है कि पहली बार में ही आपका ठीक हो जाए, पर आप ट्रस्ट मी, अगर आपका पहली बार में ठीक नहीं भी हो रहा है तो भी हार्डली 4-5 सेकंड ही फालतू लगेंगे। तो मुझे तो पता है आई यहाँ होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के आई यहाँ लूँगी ताकि आपको पता चले कि अगर आपने गलत भी एज्यूम कर लिया है तो क्या होगा। तो आई यहाँ है लेकिन अभी आप श्योर नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वहाँ कैसे अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होगा कि ये आपकी पोजीशन श्योर नहीं है, और जिन पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ वो श्योर पोजीशंस हैं। ये करने के बाद आपने काउंट कर लेना है कि कितने जो है मार्क्स हो गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है, तो जाहिर है वो यहीं पे आएगा। तो इस तरह से अब आपके 8 लोगों की पोजीशन जो है वो तय हो गई है। अब इसको सिर्फ आपने फिल करना है। तो अब देखिए आगे चलेंगे। Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, तो ना तो Q अवेलेबल है ना H अवेलेबल है, तो अभी कोई रिलेशनशिप हम यहाँ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो इसको अभी फिलहाल छोड़ देंगे। आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि वो वाला पॉइंट हम पहले इंप्लीमेंट करें जो ऑलरेडी अवेलेबल लोगों से रिलेटेड हो। तो H इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर G नॉर I, यानी H जो है वो G के भी पास नहीं बैठा है और I के पास भी नहीं बैठा है। तो G अगर यहाँ है तो H आपका ना यहाँ बैठा है और ना यहाँ बैठा है, और I अगर आपका यहाँ पे है तो H आपका ना यहाँ पे बैठा है ना यहाँ पे बैठा है। तो यानी ये सारी की सारी जो पोजीशंस हैं वो H की नहीं हो सकती। तो H या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा, तो H जो है वो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। लेकिन अगर मैं H को यहाँ लिखती हूँ तो देखिए ये लाइन क्या कह रही है कि Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H, तो अगर मैं H यहाँ लिखती हूँ तो उसकी लेफ्ट साइड कौन सी होगी? ये होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये G यहाँ पे ऑलरेडी है तो Q आ ही नहीं सकता, यानी H जो है यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तो H जो है वो यहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ही ये पॉसिबल है कि Q जो है वो उसके लेफ्ट में थर्ड पोजीशन में है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो Q यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि मैं दूर लिख रही हूँ इनको, बिल्कुल आपको भी दूर लिखना है। क्यों? क्योंकि H और Q की पोजीशन जो है हमने I से निकाली है और I की पोजीशन जो है अभी पक्की नहीं है, तो इसीलिए H और Q की पोजीशन भी पक्की नहीं है। तो इनको आप सर्कल से दूर लिखिए, क्योंकि पास में हम वही लिखेंगे जो फाइनल हो जाएगा। तो H को आपने दूर लिख लिया, Q को भी आपने दूर लिख लिया है। उसके बाद S सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ F, तो इसको भी अभी छोड़ देंगे। T इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, तो H ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो T उसका इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ तो R है, तो H का इमीडिएट नेबर T जो है आपका यहाँ होगा।
डिपेंडिंग कि आई यही है आपका। उसके बाद एस जो है वो एफ के राइट में बैठा है, तो एस जो है वो राइट में बैठा है एफ के, यानी एस और एफ जो हैं वो नेबर्स हैं, तो यानी कि वो दोनों साथ साथ बैठेंगे। तो ये तो कोई पोजीशन ही नहीं बची जहाँ पे वो साथ बैठ सके, क्योंकि अगर मैं एस को यहाँ बिठाती हूँ तो इसके भी दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं एस को यहाँ बिठाती हूँ इसके भी दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एजम्पशन था हमारा ये गलत था। तो इसको आप यहाँ ऐसे क्रॉस लगाएंगे और ये पक्का हो जाएगा कि आई जो है वो यहाँ आना चाहिए। ये पक्का होते ही आप दोबारा से फटाफट से पढ़ लीजिए। तो क्या कहता है वो कि एच जो है, जो क्यू है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच बैठेगा। वो पहले एच की पोजीशन हमें निकालनी पड़ेगी। एच जो है जी और आई के पास नहीं है, तो ये आपका जी है, तो एच यहाँ नहीं हो सकता, एच जो है यहाँ नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से एक जगह होगा एच, लेकिन एच के जो है लेफ्ट साइड में थर्ड पोजीशन पे क्यू होना चाहिए। तो अगर एच यहाँ पे है तो 1 2 3 ये नहीं होता है, तो एच यहीं पे होगा आपका, क्योंकि यहाँ होने के बाद एच के लेफ्ट में आप जाएंगे 1 2 3, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि एस सिट्स, टी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एस सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो एस और एफ जो है इकट्ठे बैठेंगे, तो यहाँ अगर बैठेंगे तो दोनों तरफ भरा हुआ है, तो यहीं दोनों तरफ बैठ सकते हैं। तो एस जो है वो राइट पे बैठा है एफ के, तो यानी एफ यहाँ आएगा, क्योंकि एफ का राइट ये है, तो एफ के राइट में एस बैठा है, तो ये आपकी हो गई सिचुएशन कंप्लीट, और टी आपका जो है यहाँ आ जाएगा। तो देखिए, गलत एज्यूम करने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपको सही एजम्पशन करने में। तो कुछ बातें दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, उसके बाद जो श्योर शॉट हैं उनको सर्कल के पास लिखेंगे, और जो श्योर नहीं है उसको सर्कल से दूर लिखेंगे। उसके बाद जो है अपना, अगर डायरेक्शन आप बिना लगाए ध्यान में रख सकते हैं तो ध्यान में रख लीजिए, नहीं तो एक एरो लगा लीजिए ताकि आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा रहे। उसके बाद जो एक चीज़ आपको एज्यूम करनी पड़ रही है उसे एज्यूम कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। तो अगर वो सही होगा तो आपका सब कुछ सही हो ही जाएगा, लेकिन अगर वो गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो गलत है, और फिर आप उसी वक्त जो दूसरा एजम्पशन था आपका उसको लिख दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को फटाफट से बना लीजिए। तो चलिए, अब एक बार जब आपकी ये फिगर बन गई तो उसके बाद तो आंसर करना बहुत ही आसान है। तो देखें, हु इज़, ये आपकी फिगर बन गई है जो पीछे मैंने बना के दिखाई है। हु इज़ सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट। तो जी आपका कहाँ है, जी आपका ये रहा, और आई कहाँ है आपका, आई यहाँ पे है, तो इसमें आर और क्यू बैठे हैं आपके, तो आंसर है आपका आर एंड क्यू। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एस। तो एस और क्यू के बीच में कितने लोग हैं जब एस के राइट साइड से काउंट करेंगे, तो राइट साइड कौन सी है एस की, ये वाली, तो कितने लोग हैं 1 2, तो कितने लोग बैठे हुए हैं बीच में 1 एंड 2 बैठे हैं। उसके बाद व्हाट इज़ एच पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के रिस्पेक्ट में एच की पोजीशन बतानी है। तो देखेंगे आप, थर्ड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट जी का कहाँ है, लेफ्ट इस तरफ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट है, तो ये आपका सही है। उसके बाद हु इज़ सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, तो आर ये रहा, राइट साइड ये है, तो आंसर आपका आ गया क्यू। तो देखा, एक बार फिगर बनाना ही मुश्किल है थोड़ा सा, उसके बाद कितने आसानी से हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ, तो एफ आपका ये है। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस एंड टी, गलत, नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आर, तो एफ ये है, आर ये है, यहाँ 2 बैठे हैं, यहाँ 3 से ज़्यादा बैठे हैं, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, तो एच के वो तो राइट में ही बैठा है, तो ये भी गलत है। एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर है नन ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू, इज ट्रू। अब अगला क्वेश्चन देख लेती हूँ। ये जो है IBPS PO के एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी है इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन RBI में भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है।
तो देखिए 8 फ्रेंड्स हैं, सर्कल में बैठे हैं। इसमें कैच ये है कि 4 बाहर की तरफ देख रहे हैं और 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं। जनरली क्वेश्चंस ये आते हैं कि सारे ही अंदर देख रहे हैं या सारे ही बाहर देख रहे हैं, पर इसमें ट्रिक ये है कि 4 अंदर देख रहे हैं और 4 बाहर देख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें? पहला स्टेप तो आपका वही रहेगा, एक सर्कल बना लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, टी फेसेस आउटसाइड। तो बहुत ही छोटा सा एक एरो बनाइए और एक एरो बना लीजिए जो ये रिप्रेजेंट करे कि किस तरफ फेस हो रहा है। तो टी फेसेस आउटसाइड। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस द सेंटर। तो जो बिल्कुल इसके पास में है वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। W सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T। तो देखिए जो बाहर की तरफ देख रहा होगा अब उसका राइट जो है क्लॉकवाइज होगा। तो आप एक डायरेक्शन का बस ध्यान रखिए कि जो अंदर की तरफ देखते हैं उनका जो राइट साइड है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसके ऑपोजिट आपका जो बाहर देख रहे हैं उनका होगा। तो T की राइट साइड है ये। तो T की जो राइट साइड है उसमें आपका W जो है वो सेकंड पोजीशन पे बैठा है। तो 1 और ये आपका 2। तो W आपका जो है यहाँ पे बैठा है। ये नहीं पता कि वो अंदर देख रहा है या बाहर देख रहा है। उसके बाद Q जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T बैठा है। तो 1, तो इसके बाद 1 2 3। तो यहाँ पे आपका बैठा है Q। ये बिल्कुल शॉर्ट पोजीशंस हैं तो इसलिए इनको मैं पास में लिख रही हूँ। S फेसिस दी सेंटर। तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा अभी, क्योंकि ये भी सेंटर को फेस कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, तो अभी इसको हम नहीं ध्यान देंगे। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस आउटसाइड। इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा, इसे भी छोड़ दीजिए। V सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। तो ना V अवेलेबल है अभी हमारे डायग्राम में, ना P, तो इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। तो Q सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ W। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो Q की पोजीशन कम से कम 1 2 3 4 जनों के बाद है, तो यानी इधर से बात हो रही है। तो अगर मैं इधर से बात करूँ तो Q जो है वो W के थर्ड पोजीशन में है, यानी कि 1 2 और थर्ड पोजीशन में है। और कौन सी तरफ है थर्ड पोजीशन? ये थर्ड पोजीशन जो है ये है राइट ऑफ W के। तो यानी W की राइट साइड ये है। तो अगर W की राइट साइड ये है तो इसका मतलब वो भी बाहर की तरफ देख रहा है। ओके, तो R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। इससे कुछ नहीं पता चल रहा है। तो नो टू इनसाइड पर्सन सिट टुगेदर, यानी दो अंदर की तरफ देखने वाले लोग जो है साथ नहीं बैठे हैं। इसका एक बाहर देख रहा है तो दूसरा अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, और फिर अंदर, और फिर बाहर। तो ये हमें अब पता चल गया है। अब वापस ऊपर चलते हैं। S फेसिस दी सेंटर। तो S या तो यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है। लेकिन अगर मैं S को यहाँ रखती हूँ तो ये क्या कह रहा था? U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। तो U और S साथ साथ हैं। तो अगर मैं S को यहाँ रखती हूँ तो ये तो दोनों तरफ से बंद हो गया, तो U तो आ ही नहीं सकता, यानी S यहाँ नहीं आएगा। तो S यहाँ हो सकता है क्योंकि उस केस में U यहाँ आ सकता है, या S यहाँ हो सकता है, उस केस में U यहाँ आ सकता है। तो यहाँ भी हो सकता है और वहाँ भी हो सकता है। तो अब एक चीज़ आप एज्यूम कर लीजिए कि ऐसा ही है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि S यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद V सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ P। तो V और P के बीच में एटलीस्ट एक बंदा तो है ही है। तो V और P कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो अगर मैं V यहाँ करूँ तो P जो है यहाँ, और V कहाँ है? P के लेफ्ट में है। तो अगर मैं P को यहाँ रखती हूँ तो P का जो लेफ्ट साइड है वो ये है, तो V यहाँ आ सकता है। और अगर मैं P को यहाँ रखती हूँ तो V लेफ्ट में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी T है। अगर मैं P को यहाँ रखती हूँ तो V आपका लेफ्ट में आ सकता है, तो P यहाँ भी आ सकता है और P यहाँ भी आ सकता है। तो अगर P मैं यहाँ लिखती हूँ और V यहाँ आ जाता है तो अगली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि R इज़
एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, यानी वी एक ऐसी जगह आना चाहिए जिसमें एक साइड जो है कम से कम फ्री हो। तो अगर मैं वी यहाँ लिखती हूँ तो ये फिर बंद हो जाएगा, तो वी जो है यहाँ नहीं आ सकता, और अगर वी यहाँ नहीं आ सकता तो पी यहाँ नहीं आ सकता। तो पी कहाँ आ सकता है? पी आपका यहाँ आ सकता है। पर मैं दूर क्यों लिखा है? क्योंकि अभी ये डिपेंड कर रहा है कि एस की पोजीशन श्योर नहीं है। तो पी अगर यहाँ है तो वी ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, और अगर वी यहाँ पे आ गया तो आपका आर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो P तो लेकिन आपने यहाँ लिख दिया, तो अगर P यहाँ लिख देंगे तो U तो S का नेबर नहीं रहा, यानी कि ये सिचुएशन सारी आपकी गलत है, यानी कि ये एजम्पशन ही आपका जो था वो गलत था। तो यानी कि S आपका यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होगा। जैसे ही ये कंफर्म हो गया आपका, दोबारा से आप फटाफट आ जाओ, U इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ S, तो U आपका यहाँ आ गया, और P के जो है एक छोड़ के आपका V है, तो P आपका यहाँ आ जाएगा, V आपका यहाँ आ जाएगा, और R आपका यहाँ आ जाएगा। तो जैसे ही एक गलती हुई और वो गलती आपने सुधारी, तो फटाफट से आपका सारा जो है सॉल्यूशन आ गया। तो देखिए, एक बार ये डायग्राम आपका बन गया तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने तो बच्चों का खेल है, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रही हूँ अब, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वो अब आप अपने आप कर सकते हैं। मेन तो ये है कि आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो देखिए, पहली बात जो मैं आपको बता दूं, कभी भी निराश मत होइए कि आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं बन पा रहा है। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे आप ये बना पाएंगे, तभी तो वो क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये फिगर सॉल्व हो सकती है। जब ये मान के चलेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे तो ज़रूर सॉल्व होगी, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सॉल्व तो होगी, सेकेंड्स में सॉल्व होगी। और आप देखेंगे कि टोटल टाइम, क्योंकि ये एक फिगर से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बल्कि 5 से कई बार एक ही फिगर पे 6-7 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 5 to 7 क्वेश्चंस आप एक फिगर से सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये दिमाग में रखिए कि एक क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं लगा रहे हैं, 5 क्वेश्चनों के लिए टाइम दे रहे हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड से तो आप को टाइम ही नहीं लगेगा ये फिगर भी बनाने में। और ये तो मैंने सबसे मुश्किल क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस जनरली इससे आसान ही आते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स में से बार बार इंग्लिश के वीडियोस मांग रहे हैं आप लोग RBI असिस्टेंट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि क्लॉज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन के वीडियोज़ ऑलरेडी हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊँगी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का, ताकि आपको और क्लियर हो जाए ये अच्छे से। और इसके अलावा अगर आप CGL वगैरह की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए भी इंग्लिश और मैथ्स के वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो 8 लोग बैठे हैं, दोबारा से सर्कुलर टेबल है, सर्कल बना लिया, उसके बाद सारे जो है सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। अब Q and S आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ R, तो R आ गया आपका यहाँ पे, और Q और S उसके इमीडिएट नेबर्स हैं। तो देखिए, Q यहाँ पे भी हो सकता है और S यहाँ पे, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि Q यहाँ पे और S यहाँ पे, उल्टा भी हो सकता है। तो अब मैंने मान लिया कि लेकिन ये है कि Q यहाँ है और S यहाँ पे है। U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो ना U यहाँ है ना P यहाँ है, तो हम अभी इस स्टेटमेंट को निगलेक्ट करेंगे। अभी हम वो स्टेटमेंट देखेंगे जो हमें Q, R और S से रिलेट करवा पाए। नाउ P इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, तो अगर P इमीडिएट नेबर है तो P यहाँ होगा। दूर क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि Q और S अभी श्योर नहीं है। उसके बाद ये 1 2 3 4 लोगों की तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, तो यानी बाकी जो बचे हुए 4 लोग हैं वो यहाँ पे होंगे। उसके बाद ये ज़रूरी है, ये मार्किंग लगानी ज़रूरी है, इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। पहले कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के बाद बाकी जो बच गए उनकी मार्किंग आप ज़रूर लगा लीजिए। तो अब P हमारा इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब हम इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो U सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P, तो P के लेफ्ट यानी इस डायरेक्शन में थर्ड पोजीशन पे जो है वो U है, तो 1 2 3, तो यहाँ U हो, लेकिन यहाँ तो S है, तो यानी जो हमने ये एजम्पशन लिया था Q और S का वो गलत था। तो यानी कि Q यहाँ है और S यहाँ है। तो अगर Q यहाँ है और S यहाँ है और P Q का नेबर है, तो P यहाँ आ गया, और उसके बाद U जो है P के
थर्ड पोजीशन में लेफ़्ट की तरफ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यू आपका यहाँ आ गया। उसके बाद पी का इमीडिएट नेबर जो है वो क्यू है, ये हो गया। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, तो टी जो है वो डब्ल्यू के राइट साइड पे थर्ड पोजीशन में है। तो अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ मानूँ तो उसकी राइट साइड ये है, तो उसकी थर्ड पोजीशन 1 2 3 यहाँ पे टी होगा। अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ मानूँ तो उसकी थर्ड पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यहाँ मानूँ तो भी थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो डब्ल्यू यहीं पे आएगा। तो 1 2 3 डब्ल्यू की राइट साइड पे थर्ड पे टी है। तो अब आपका बच क्या गया, पी क्यू आर एस टी यू, तो वी ऑब्वियसली यहाँ है, डब्ल्यू ये है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये होने के बाद क्वेश्चंस तो आप आराम से कर ही लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे आगे आने वाले वीडियो में मैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी डिस्कस करूंगी, और साथ में पैरा जंबल्स जो कि बच्चों को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं बैंकिंग के, उनको भी डिस्कस करूंगी ताकि उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।